Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 4.2 which is data visualization. आज हम लोग data visualization को discuss करेंगे. So let's get started. Data visualization is the process of representing data and information in a graphical form. Data visualization में क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डाटा होता है और इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ग्राफ्स की फॉर्म में हम उसको शो कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल चार्ट्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को शो करें या ग्राफ्स की फॉर्म में या मैप्स की फॉर्म में. It helps to simplify complex data and present it in a way that is easy to understand. ओके अब इसमें क्या होता है कि जो कम्प्लेक्स डाटा होता है जो कि बहुत हार्डली मतलब हार्ड होता है कि उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है. बहुत कॉम्प्लिकेटेड डाटा होता है उसको हम लोग अंडरस्टैंड नहीं करते. लेकिन अगर हम उसे ग्राफ की फॉर्म में शो कर दें उसको ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर दें तो बहुत इजी हो जाता है उस डाटा को अंडरस्टैंड करना. ये होता है डाटा विजुअलाइजेशन. ओके नेक्स्ट है डाटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या है. पर्पस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन सबसे फर्स्ट पर्पस ये है कि सिंप्लीफाइज कम्प्लेक्स डाटा. जो कम्प्लेक्स डाटा होता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. कन्वर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डाटा इनटू क्लियर विजुअल्स. ठीक है रॉ डाटा होता है एक लार्ज अमाउंट में और उसको हम लोग क्या करते हैं ग्राफ्स की फॉर्म में शो कर देते हैं. बेटर डिसीजन मेकिंग यूजफुल इन साइंस आर्ट्स बिजनेस एंड डेली लाइफ. अब इसमें क्या होता है कि हम लोग अगर हम ग्राफ की फॉर्म में हम लोग डाटा को देखेंगे बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे और अपने डिसीजंस भी बेटर वे में ले लेंगे. और ये कहाँ पे यूज होता है ये साइंस में जो है वो बेस्ट है. ठीक हो गया आर्ट्स में यूजफुल है बिजनेस में और हमारी डेली लाइफ में भी इवन दो बहुत यूजफुल है डाटा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है इसमें क्या होता है कि हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन डाटा. अगर हमारे पास डाटा ग्राफ की फॉर्म में होगा तो हम लोग जल्दी डाटा के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे. डाटा के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है क्या ट्रेंड है. ठीक हो गया और क्या रिलेशनशिप है डाटा का. इम्प्रूव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि मेक्स इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन. हर किसी के लिए. ठीक है चाहे वो नॉन टेक्निकल पर्सन है चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पर्सन है वो हमारे मतलब जो डाटा होता है उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको फौरन क्लियर हो जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये डाटा है. बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं डाटा विजुअलाइजेशन के. सबसे फर्स्ट है क्विक अंडरस्टैंडिंग. राइट अब क्विक अंडरस्टैंडिंग में क्या है कि हमें बहुत जल्दी डाटा अंडरस्टैंड हम लोग कर लेते हैं. इजी टू इंटरप्रेट कंपेयर टू रिलेटेड सॉरी रीडिंग लार्ज टेबल्स ऑफ नंबर. इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है जल्दी डाटा को इंटरप्रेट कर लेते हैं जल्दी डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ठीक है बजाय इसके कि हमारे पास जो है वो रिपोर्ट्स वगैरह हों. ठीक है हम उस टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा हो हम लोग बहुत मुश्किल से उन डाटा को समझते हैं टेबल्स की फॉर्म में. लेकिन अगर वो ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा होगा तो हम लोग उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे. इसी तरह से फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स. इसमें क्या होता है कि हम लोग ट्रेंड्स या पैटर्न्स हमें फौरन समझ आ जाते हैं अगर हमारे पास डाटा ग्राफ्स की फॉर्म में होगा. ठीक है इसमें जो भी हिडन पैटर्न होते हैं जो हमें टेबल्स की फॉर्म में डाटा नजर नहीं आ रहा होता या पैटर्न्स नजर नहीं आ रहे होते. ठीक है या क्या इन्फॉर्मेशन वो डाटा हमें दे रहा है वो समझ नहीं आ रहा होता लेकिन ग्राफ्स की फॉर्म में हम जल्दी डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ. ठीक है बिजनेस की ग्रोथ में सपोर्ट कर रहा होता है. हेल्प कंपनीज इंप्रूव सर्विसेज एंड स्ट्रेटेजीज. ठीक है कंपनीज की हेल्प करता है डाटा विजुअलाइजेशन ताकि जो अपने उनकी जो भी सर्विसेज हैं या स्ट्रेटेजीज हैं उनको इम्प्रूव कर लें. यहाँ तक थे बेनिफिट्स डाटा विजुअलाइजेशन के. नेक्स्ट है मेथड ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन. ओके अब इसके मेथड कौन कौन से डाटा विजुअलाइजेशन की. बार चार्ट की फॉर्म में हम डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं. लाइन चार्ट की फॉर्म में हम अपने डाटा को शो करवा सकते हैं. आगे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं. पाई चार्ट है स्कैटर प्लॉट है हिस्टोग्राम है बॉक्स प्लॉट है हीट मैप और बबल चार्ट. वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करते हैं. सबसे फर्स्ट वन है बार चार्ट. अब बार चार्ट में क्या होता है इसमें डेफिनेशन देखते हैं. यूज टू कंपेयर डेटा अमंग डिस्क्रीट वैल्यूज. इसमें मतलब इसमें डिफरेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं. डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनको हम लोग आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे एक बार चार्ट हमें शो हो रहा है. यहाँ पे क्या दे रहा है कि मार्क्स है. ठीक है इंग्लिश सब्जेक्ट के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मैथ के और फिजिक्स के. अब यहाँ पे ये ब्लू बार जो है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे बॉयज के मार्क्स शो हो रहे हैं. ठीक है और जो रेड है इसमें गर्ल्स के मार्क्स शो होंगे. ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे कि इंग्लिश में मतलब जो मार्क्स आए हैं बॉयज के वो कितने हैं. ठीक है गर्ल्स के कितने हैं. केमिस्ट्री में बॉयज के कितने हैं. मतलब यहाँ पे देखिए आप डिस्क्रीट वैल्यूज हैं और उनको आपस में कंपेयर किया जा रहा है. तो बार चार्ट में क्या होता है कंपेरिजन होता है डाटा का. अपीयरेंस कि बार चार्ट नजर कैसे आता है. डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद रेक्टेंगुलर बार्स.
डाटा जो है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर बार्स के अंदर शो कर रहे होते हैं, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में भी, अब यहाँ पे जो है ये वर्टिकल बार्स है, इसी तरह से इस तरह करके हम लोग हॉरिजॉन्टल में भी अपने डाटा को शो करवा सकते हैं। यूज केसेस मतलब ये बार चार्ट यूज कहाँ कहाँ पे होता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपेयर करने हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बार चार्ट बनाया है, इसमें यूज कर सकते हैं। या हम लोगों ने सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ कंपनी, अब देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी सेल्स हो रही है कंपनी में, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग ले लेंगे और उनके हम लोग बार चार्ट बना लेंगे। यहाँ तक था बार चार्ट। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में क्या होता है, इसमें हम लोग जो डाटा का ट्रेंड्स है उसको शो कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ, मतलब टाइम के साथ साथ किस तरह से जो डाटा का ट्रेंड है वो शो हमने करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारा एक अपना बिजनेस है, हमने देखना है कि 2023 में उसकी कितनी सेल हुई है, 2024 में। अब देखिए टाइम के साथ साथ सेल्स जो है वो चेंज हो रही है, मतलब जो हमारा बिजनेस है उसका ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जो डाटा है उसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसको हमने शो करना होता है कि टाइम के साथ साथ किस तरह से वो चेंज हो रहा है। अपीयरेंस कैसे होता है, लाइन चार्ट में क्या होता है कि डॉट्स होते हैं, ठीक है, और उनको कनेक्ट किया जाता है लाइन के साथ, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, अब ये लाइन चार्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस होल्ड कि कितने जो है वो हाउस जो है वो सोल्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे जनवरी में कितने हुए, फेब में कितने हुए, मार्च में। इस तरह से फॉर एग्जांपल जनवरी में 50 हाउस जो है वो सेल हुए हैं, फेब में जो है वो 30 सेल हुए हैं, मार्च में 40, अप्रैल में 30, इस तरह से करके पॉइंट्स हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे ये ट्रेंड है कि जनवरी में जो है जनवरी में इतना, मतलब यहाँ पे पॉइंट थे 50 हाउस सेल हुए, उसके बाद ट्रेंड जो है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, और ये नीचे 30 पे पहुंच गया, फिर ट्रेंड ऊपर इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया, इस तरह से ये ट्रेंड शो हो रहा है। तो अब ग्राफ की फॉर्म में हमें फौरन समझ आ जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, सेल्स हमारी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। अगर ये टेबल्स की फॉर्म में होता है तो हमें डिफिकल्ट होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ट्रेंड्स वगैरह को फाइंड आउट करना, पैटर्न्स को फाइंड आउट करना। लेकिन हम लोग ग्राफ की फॉर्म में बहुत जल्दी अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ओके, यूज केसेस कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने गोल्ड की प्राइस देखनी है कि हर साल जो है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो हम लोग लाइन चार्ट के थ्रू उसको शो करेंगे। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हमें देखनी है तो वो हम लोग लाइन चार्ट के थ्रू शो करवाएंगे। इसी तरह से हम लोग देखना है टेम्परेचर, पूरे साल के टेम्परेचर देखना है कि कौन से मंथ में कितना टेम्परेचर है, ऊपर टेम्परेचर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो भी हम लोग लाइन चार्ट के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, उसके बाद है पाई चार्ट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट की डेफिनेशन को देखते हैं। रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ कैटेगरीज इन अ होल डेटा सेट। होल डेटा सेट का क्या मतलब, वो डेटा सेट जो है उसमें कंप्लीट कलेक्शन है इंफॉर्मेशन की। होल का मतलब ये है। अभी जो होल होता है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, कैटेगरीज में। जैसे यहाँ पे देखें, इस तरह से एक सर्कल होता है, ठीक है, अब इस सर्कल में हमारा पूरा डेटा सेट है, ठीक हो गया, और इसको हम लोग स्लाइसिस में डिवाइड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अभी जो इतना पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इस पार्ट को हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक स्लाइस है। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट में स्लाइसिस में ये कन्वर्ट, मतलब ये जो पूरा सर्कल होता है इसको हम लोग स्लाइसिस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर्कल डिवाइड इनटू स्लाइसिस, और हर स्लाइस जो है, मतलब हर एक कैटेगरी जो है वो एक स्लाइस को शो कर रही होती है। अब जिस तरह से यहाँ पे इसके हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पे स्मार्टफोन मार्केट शेयर का डाटा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग है, 21% उसका शेयर है, ठीक है, एप्पल का 14% शेयर है, इसी तरह से हवावे का 9% शेयर है। तो अब यहाँ पे उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे इसके स्लाइसेस भी बना दिए, ठीक हो गया। और ये जो टोटल सर्कल होता है ये कितना होता है, ये 100% होता है, ठीक हो गया। अगर हम लोग इसको मेजर करें तो ये 100% होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर हम इन सब वैल्यूज को प्लस करें, 42% हो गया, 21% हो गया, तो लास्ट में ये 100% होना चाहिए। तो हम लोग जितनी भी कैटेगरीज को यहाँ पे शो कर रहे होते हैं, लास्ट में अगर हम उन्हें प्लस करें तो वो 100 मस्ट होना चाहिए। ओके, यूज केसेस कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये, ठीक है। मार्केट शेयर ऑफ कंपनीज, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिफरेंट कंपनीज हैं, उनकी शेयर को हम लोगों ने देखा कि किस किस का कितना शेयर है, ठीक है, हर कंपनी का कितना शेयर है। बजट एलोकेशन में, ठीक हो गया, अगर हम लोगों ने अपने बजट को एलोकेट करना है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर, ठीक है, जेंडर के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा सेट है 100 स्टूडेंट का, उसमें से 40 बॉयज हैं, 60 गर्ल्स हैं। अब हम लोग पाई चार्ट में कैसे करेंगे कि पाई चार्ट में हम लोग जो है इसको दो स्लाइसेस में डिवाइड करेंगे। अब एक, मतलब यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इतना जो है वो 40% बनता है,
फॉर एग्जाम्पल इतना 40% बनता है। यहाँ पे ये हम लोग कह देंगे कि गर्ल्स को, यहाँ पे मतलब इस स्लाइस को हम लोग गर्ल्स से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये जो बाकी रिमेनिंग स्लाइस है इसको हम लोग बॉयज से हम लोग जो है वो इसको शो कर देंगे। ठीक हो गया। हम यहाँ पे कहेंगे कि इतने परसेंट जो है वो गर्ल्स हैं और इतने परसेंट जो है वो बॉयज हैं। तो इस तरह से हमने जो शो करना होता है वो हम लोग पाई चार्ट के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट में क्या होता है, दो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, और उनका आपस में हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं। और अपीयरेंस क्या है कि किस तरह का स्कैटर प्लॉट होता है। स्कैटर प्लॉट को हम लोग 2D ग्राफ में करते हैं। 2D ग्राफ का मतलब है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग अपने ग्राफ को शो करे होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पॉइंट्स, जैसे जैसे यहाँ पे ये स्कैटर प्लॉट है, इसमें हम लोग पॉइंट्स की फॉर्म में अपने डाटा को शो करे होते हैं। कहाँ पे यूज होता है रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट। फॉर एग्जांपल हमने हाइट और वेट के आपस में रिलेशनशिप बताना है, वहां पे यूज करेंगे कोरिलेशन विद हेड वॉल्यूम एंड हेड सर्कमफेरेंस। अब हम लोग ने इनका कोरिलेशन बनाना है हेड वॉल्यूम और हेड सर्कमफेरेंस का। इसका मतलब ये है, हेड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कितनी स्पेस है हमारा, मतलब हेड जो है हमारा, ठीक है, मतलब जो हमारा ब्रेन है वो कितनी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब जो इंटरनल कैपेसिटी हमारे स्कल की वो कितनी है। ठीक है, इसको हम लोग यूजली सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। इसी तरह से हेड सर्कमफेरेंस क्या होता है कि कितना डिस्टेंस है हमारे हेड के अराउंड। ठीक है, हेड है उसके अराउंड कितना डिस्टेंस है, वो होता है हेड सर्कमफेरेंस, और उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। अब कोरिलेशन क्या चीज़ है, कोरिलेशन हमें बताता है कि जो दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आपस में किस तरह से रिलेटेड है। कि फॉर एग्जांपल एक अगर हेड की वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो अगर इंक्रीज कर रही है तो क्या हेड सर्कमफेरेंस भी इंक्रीज कर रहा है, या अगर हेड वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो क्या हेड सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और उसका जो है वो लार्जर हेड वॉल्यूम है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उसका हेड सर्कमफेरेंस है वो भी लार्जर होगा। या दूसरा केस ये है कि अगर एक पर्सन है उसका हेड वॉल्यूम जो है वो स्मॉलर है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो भी स्मॉलर होगा। अगर ऐसा है कि एक वैल्यू इंक्रीज करिए और दूसरी वैल्यू भी उसके साथ साथ इंक्रीज करिए, या फिर एक वैल्यू डिक्रीज करिए तो साथ साथ दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज करिए, तो फिर क्या होगा कि पॉजिटिव कॉरिलेशन है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हेड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और हेड सर्कमफेरेंस डिक्रीज कर रहा है तो फिर नेगेटिव कॉरिलेशन होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो हेड वॉल्यूम की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पे हेड सर्कमफेरेंस की। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या मतलब यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में कुछ वैल्यूज दी हैं, 800, 900, 1000 समथिंग, और यहाँ पे जो है वो सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर में वैल्यू दी है। यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यूज है। ठीक है, हेड हेड सर्कमफेरेंस की। अब यहाँ पे देखते जा रहे हैं कि जितनी कम, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है तो इसका मतलब है कि हेड वॉल्यूम की स्मॉलर वैल्यू है, तो साथ ही फिर यहाँ पे अगर देखें तो हेड सर्कमफेरेंस की भी कम वैल्यू होगी। अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये काफी आगे जाके इसकी वैल्यू बन रही है, तकरीबन इसकी वैल्यू है 2300। ठीक है, तो साथ ही फिर इसकी वैल्यू भी ज्यादा हो गई है 49। तो अब इसमें क्या है कि हेड वॉल्यूम की जैसे ही वैल्यू ज्यादा हुई है, साथ ही हेड सर्कमफेरेंस की भी वैल्यू ज्यादा हो गई है। तो इसका कैसे कोरिलेशन बन रहा है, इसका पॉजिटिव कोरिलेशन है कि जैसे जैसे हेड वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, हेड सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, जैसे इसकी बहुत कम अगर हेड वॉल्यूम की वैल्यू है तो साथ ही फिर हेड सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी बहुत कम आ रही है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन बन रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग ने रिलेशनशिप बताना हो स्टडी आवर्स और मार्क्स के दरमियान, ठीक है, तो हम लोग स्कैटर प्लॉट के थ्रू बनाएंगे। अगर हम इसको बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं एक्स एक्सिस पे ग्रेड ऑन टेस्ट। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल स्टडी आवर्स को शो कर देते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल 60 मार्क्स आए हैं, 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, 90 मार्क्स हैं, 100 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि किसी अगर एक स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 1 आवर स्टडी किया तो फॉर उसके जो है 60 मार्क्स आएंगे। इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट है जिसने स्टडी किया है 2 आवर्स तो उसके मोस्ट प्रोबेबली 70 मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने 7 आवर्स स्टडी किया है तो
ऑब्वियसली उसके जो है तकरीबन 100 मार्क्स आएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने डाटा को, मतलब यहाँ ये स्कैटर प्लॉट होता है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स के थ्रू जो है अपने डाटा को शो कर रहे होते हैं। जैसे जैसे जो है यहाँ से एक्स एक्सिस इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे ऊपर से वाई एक्सिस भी इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की डेफिनेशन क्या है? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल न्यूमेरिकल वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वेरिएबल को यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है, जैसे स्कैटर प्लॉट में दो वैल्यूज थी, इस हिस्टोग्राम में जस्ट एक ही वैल्यू आती है। अपीयरेंस कैसे? तो इसमें बार्स होती हैं, ठीक है, साइड बाय साइड शो हो रही होती है, और इसमें जो है वो कंटिन्यूअस डाटा को शो किया जाता है, जिस तरह से हम लोगों ने बार चार्ट में देखा था। बार चार्ट में था कि इस उसमें भी इस तरह से रेक्टेंगुलर बार थी, लेकिन वो कंटिन्यूअस डाटा को शो नहीं कर रही थी, वो इस तरह से बार थी, फिर बीच में गैप था, फिर इस तरह से बार थी। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई बीच में गैप नहीं आ रहा। यूज केसेस क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जाम स्कोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम स्कोर्स को शो करवाना है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, ठीक है, हर ग्रुप के कितने लोग हैं उसको हमने शो करवाना है, तो वो हम लोग हिस्टोग्राम के थ्रू करवाएंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे हिस्टोग्राम को देखें, तो स्कोर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। फॉर एग्जांपल 30 से 40 के दरमियान कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। फिर 40 से 50 के दरमियान कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, 10 स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। 50 से 60 स्टूडेंट के मार्क्स। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज हम शो करवा रहे हैं, क्या शो करवा रहे हैं? स्कोर्स शो करवा रहे हैं एग्जाम में, कि कितने स्कोर्स, मतलब कितने लोगों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ओके। नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट, जिसे विस्कर प्लॉट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? समराइजेस डाटा यूजेस यूजिंग मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। यहाँ पे डाटा को समराइज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है? मिनिमम को यूज करते हुए, ठीक है, मैक्सिमम को यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू बतानी है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू बता देंगे, या मैक्सिमम या एवरेज बता देंगे, मीडियन निकाल के दे देंगे, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालेंगे, ठीक है। ये सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं। अपीयरेंस कैसे नजर आता है? ये एक बॉक्स होता है जिसे विस्कर कहा जाता है, ठीक है, एक्सटेंडिंग फॉर्मेट। जैसे यहाँ पे देखिए एक बॉक्स होता है, इस तरह से यहाँ पे डाटा को शो किया जाता है, ठीक है, इन बॉक्सेस के थ्रू। यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है? सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एम्प्लॉयज की सैलरी बतानी है, या टेस्ट स्कोर के मार्क्स को कंपेयर करना है डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान, या फिर हमने आउटलायर्स डिटेक्ट करने हैं, कि जो डाटा है उसमें आउटलायर्स, मतलब आउटलायर्स कितने हैं, या कौन से हैं, या कहाँ पे आउटलायर्स लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए बॉक्स प्लॉट का यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एनुअल सैलरी रेंज बताई हुई है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स की कितनी सैलरी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में, फॉर एग्जांपल 580,000 से लेके तकरीबन ये बन जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल हाँ 600,000 बन जाएगी। यहाँ तक जो है मतलब नर्स की सैलरी है, और मतलब कुछ नर्स की इतनी सैलरी है और कुछ नर्स की इतनी सैलरी है। तो यहाँ पे वेब डेवलपर में रेंज बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक आधे वेब डेवलपर की इतनी रेंज में सैलरी है, और आधे वेब डेवलपर की इतनी रेंज में सैलरी है। सिस्टम एनालिस्ट में यही बात बताई गई है कि आधे जो सिस्टम एनालिस्ट है उनकी ये सैलरी है, और हाफ सिस्टम एनालिस्ट की ये सैलरी है। एप्लीकेशन इंजीनियर में भी यही बात की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने डेटा को शो कर रहे होते हैं बॉक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है हीट मैप। डेफिनेशन है रिप्रेजेंट डाटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अपने डाटा को शो कर रहे होते हैं, वेयर वैल्यूज आर शोइंग यूजिंग कलर इंटेंसिटी, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज जो है कलर इंटेंसिटी के साथ शो की जा रही है, कलर्स के साथ। अब यहाँ पे ये होगा कि जितना लाइट कलर होगा, ठीक है, जितना लाइट कलर होगा समझो उसकी उतनी लो वैल्यू है, जितना डार्क कलर होगा, ठीक है, वहां पे उतनी ही हाई वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पे बहुत डार्क कलर है, तो यहाँ पे देखिए 1 लार्ज वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये बहुत लाइट कलर है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि जितना डार्क कलर होगा समझो वहां पे बहुत हाई वैल्यू है, जहाँ पे जितना लाइट कलर होगा वहां पे बहुत लो वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए जितने लाइट कलर्स हैं, ये लाइट कलर है, ये लाइट कलर है, ये लाइट कलर है, ये इन सब की नेगेटिव में वैल्यू है। जितने डार्क कलर आ रहे हैं, अब देखिए ये भी रेड कलर है, लेकिन ये भी रेड कलर है। अब दोनों देखें, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत डार्क कलर है, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, तो उसकी वैल्यू उसी तरह से कम हो गई है, और उसकी वैल्यू उसी तरह से ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे ये चीज है कि हम लोग कलर की इंटेंसिटी देखते हैं, कि जितनी ज्यादा कलर की इंटेंसिटी होगी, जितना डार्क कलर होगा उतनी हाई वैल्यू होगी, जितना लो कलर होगा, सॉरी, जितना जो है वो लाइट कलर होगा उतनी लो वैल्यू होगी, कम वैल्यू होगी।
यूज कहाँ पे होता है? वेदर फोरकास्ट फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस से जो वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक है, वहां उसको हम लोग शो करते हैं। क्लाइमेट चेंज पैटर्न, किस तरह से जो है वो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, कहाँ पे कम वैल्यू है, कहाँ पे ज्यादा वैल्यू है, उसको हम लोग शो करने के लिए हीट मैप का यूज करते हैं। बायोलॉजिकल स्टडी, जैसे फ्लावर की मेजरमेंट लेनी है, यहाँ पे जिस तरह अभी हम लोगों ने की है, पेटल की विड्थ कितनी है, इसी तरह से सेपल की लेंथ कितनी आ रही है, पेटल की लेंथ कितनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पे जितनी कम उसकी वैल्यू होगी, हम लोग क्या करेंगे वहां पे, मतलब उतना ही लाइट कलर यूज करेंगे। जितनी फॉर एग्जाम्पल सेपल की लेंथ बहुत ज्यादा है, 1 है, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे उन्होंने 1 ली है, ठीक है, तो वहां पे उसको डार्क कलर से शो कर देंगे। तो ये हमारे पास होता है हीट मैप, जिसमें हम लोग कलर के साथ शो कर रहे होते हैं। लाइट कलर जो है वो लो वैल्यू के लिए होता है, और डार्क कलर हाई वैल्यू के लिए होता है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? आगे है बबल चार्ट। बबल चार्ट में क्या होता है? ये स्कैटर प्लॉट की तरह होता है, लेकिन स्कैटर प्लॉट में हमने देखा था कि सिर्फ दो वैल्यूज थी, एक एक्स एक्सिस की तरफ, एक वाई एक्सिस की तरफ। लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड वेरिएबल कौन सा होता है? एक बबल साइज होता है, ठीक है। एक तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और एक इसमें बबल साइज ही वेरिएबल होता है, ठीक है, सिमिलर टू स्कैटर प्लॉट बट एड्स अ थर्ड वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय बबल साइज। अपीयरेंस कैसी होती है? सर्कल प्लॉटेड ऑन 2D प्लेस स्पेस, ठीक है, 2D स्पेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग सर्कल प्लॉट करते हैं, ठीक है, विद साइज प्रोपोर्शनल टू एक्स्ट्रा वेरिएबल, मतलब इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ऐड कर देते हैं, ये बबल साइज वाला। यूज केसेस कहाँ पे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने सेल्स प्रॉफिट, मार्केट शेयर को कंपेयर करना है, या फिर पॉपुलेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने पॉपुलेशन को एक्स एक्सिस पे शो कर दिया है, इनकम को वाई एक्सिस पे शो कर दिया, और जीडीपी साइज मतलब बबल साइज जो है वो हम लोगों ने शो कर दी। तो अब यहाँ पे 3 वेरिएबल्स आ गए, उसके लिए हम लोग बबल चार्ट का यूज करेंगे। या फिर हम लोगों ने बिजनेस की ग्रोथ एनालिसिस करनी है, वहां पे हम लोग बबल चार्ट को यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट शो हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है जिसमें प्रॉफिट को शो किया हुआ है, यहाँ ये सो ये वाई एक्सिस है जहाँ पे प्रॉफिट को शो किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे कॉस्ट को शो किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बेसिकली बता रहे हैं? प्रॉफिट और कॉस्ट, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे जितना छोटा यहाँ पे ये सर्कल होगा ना, बबल का साइज होगा, उतनी कम प्रोबेबिलिटी है कि सक्सेस हो, ठीक है। जितना बड़ा यहाँ बबल का साइज होगा, उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि सक्सेस हो, ठीक है। यहाँ प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सक्सेस होगी या यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है? उसके लिए हम लोगों ने बबल चार्ट को यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे बड़े सर्कल का क्या मतलब है कि यहाँ पे सब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सक्सेस होगी। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अगर हम इसकी समरी देखें, बार चार्ट में क्या था? कैटेगरीज को कंपेयर कर रहे थे। लाइन चार्ट में हमने क्या देखा? हम लोगों ने ट्रेंड्स देखा कि टाइम के साथ साथ कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा होता है। पाई चार्ट में क्या होता है? परसेंटेजेस होते हैं, ठीक है, और इस तरह से हम लोग जो अपना डाटा है उसको एक सर्कल की फॉर्म में शो कर रहे होते हैं, बीच में स्लाइसेस होती हैं, ठीक है, हर स्लाइस जो है वो हर कैटेगरी को शो कर रही होती है। स्कैटर प्लॉट में हमने देखा कि दो वेरिएबल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। हिस्टोग्राम में हमने क्या देखा? कंटिन्यूअस डाटा को शो करवाया था। बॉक्स प्लॉट में हम लोगों ने डाटा की समरी देखी, मीडियन, क्वार्टाइल, आउटलायर्स वगैरह करके। हीट मैप में क्या था कि हम लोग जो है अपने डाटा को डाटा की इंटेंसिटी को शो कर रहे होते हैं कलर के साथ साथ। बबल चार्ट जो लास्ट वाला था, जिसमें स्कैटर प्लॉट की तरह होता है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है जिसको हम लोग बबल साइज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। आगे टाइप्स कौन कौन सी होती हैं डेटा विजुअलाइजेशन की? डेटा विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ शोइंग डाटा इन अ ग्राफिकल फॉर्म सो दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड कंपेयर। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन अभी हमने भी पढ़ा कि एक प्रोसेस होता है जो कि डाटा को शो कर होता है ग्राफ्स की फॉर्म में, ताकि हमें वो डाटा जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, हम लोग डाटा को एनालाइज कर लें और आपस में उनकी वैल्यूज को कंपेयर कर लें। आगे देर आर 8 कॉमन टाइप्स, ठीक है, इसकी कॉमन 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन। क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि न्यूमेरिकल डाटा होता है, नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है, जिसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। ओके, पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि हम लोग जो वैल्यूज हैं उनको आपस में कंपेयर कर लें, ठीक है। कॉमन ग्राफ। अब क्वांटिटेटिव विजुअलाइजेशन के लिए कौन कौन से ग्राफ्स बनाए जाते हैं, कौन कौन से ग्राफ्स यूज किए जाते हैं? बार चार्ट, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बार चार्ट शोइंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी ईच मंथ, ठीक है। अब बार चार्ट है जो कि क्या शो कर रहा है? जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को, ठीक है, जो कि कंपनी में हर साल सेल हो रही है।
आगे है कैटेगोरिकल विजुअलाइजेशन। कैटेगोरिकल विजुअलाइजेशन में जो डाटा होता है ना, उसको कैटेगरीज या ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, या कैटेगरीज या ग्रुप्स की फॉर्म में डाटा होता है, नॉन न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में डाटा नहीं होता, कैटेगरीज की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कलर है, उसके आगे डिफरेंट कैटेगरीज होंगी ना, ब्लैक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया। इस तरह से जो कैटेगरीज की फॉर्म में होता है वो कैटेगोरिकल विजुअलाइजेशन है। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें भी डाटा को कंपेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पाई चार्ट हो गया, ठीक है, बार चार्ट हो गया। जैसे भी हम लोगों ने पाई चार्ट में भी देखा था कि एक सर्कल था, उसको हम लोगों ने मतलब अब स्लाइसिस में डिवाइड किया होता है, और हर स्लाइस जो है वो एक कैटेगरी को शो कर रही थी। एग्जाम्पल है इसकी, A pie chart showing the percentage of market share held by Apple, Samsung and other company। अब पाई चार्ट क्या शो करेगी, कितने मतलब हर जो कंपनी है उसके कितने परसेंट शेयर है। ठीक है, एप्पल का कितने परसेंट शेयर है, सैमसंग का कितने परसेंट शेयर है, कंपनी का और जो बाकी कंपनीज है उनका कितने परसेंट शेयर है। तो वो हम लोगों ने पाई चार्ट के थ्रू शो करवाया। टेम्पोरल विजुअलाइजेशन में क्या होता है, जो डाटा होता है वो किस तरह से चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक हो गया। यहाँ पे जो है हम लोग ट्रेंड्स, पैटर्न्स, ठीक है, और जो बिजनेस ग्रोथ है उसको हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं कि टाइम के साथ साथ वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। इसके लिए हम लोग लाइन ग्राफ का यूज करते हैं या एरिया चार्ट का यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है अ लाइन ग्राफ शोइंग टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द 12 मंथ ऑफ अ ईयर। ठीक है, अब एक लाइन ग्राफ है जो कि टेम्परेचर को शो करे कैसे वो चेंज हो रहा है पूरे साल में। ठीक है, जनवरी में क्या टेम्परेचर था, फिर उसके बाद जो एवरेज टेम्परेचर है, फिर फरवरी में क्या एवरेज टेम्परेचर था, फिर उसको हम लोग जो है वो इस तरह से लाइन चार्ट के थ्रू इसको शो करवाते हैं, और जो पॉइंट्स होते हैं इनको लास्ट में हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर है स्पेशियल विजुअलाइजेशन। इसमें डाटा जो है वो जियोग्राफिक एरियाज या फिजिकल स्पेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, और इसमें इसका पर्पस ये होता है कि हम लोग एनालाइज करें कि जो डाटा है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिफरेंट रीजन्स या लोकेशन में। ठीक है, इसके लिए हम लोग मैप्स यूज कर रहे होते हैं या हीट मैप यूज करते हैं, जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा को शो करता है, या फिर जियोग्राफिक चार्ट्स की फॉर्म में हम लोग डाटा को शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल है अ हीट मैप शोइंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन डिफरेंट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन को शो करें कि हर प्रोविंस में, पूरे पाकिस्तान में जितने प्रोविंसेस है उसमें हर प्रोविंस में क्या पॉपुलेशन है। फिर मल्टीवेरिएट विजुअलाइजेशन आता है। इसमें क्या होता है, डाटा जो है वो दो वेरिएबल या दो से ज्यादा वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक टाइम पे। अब यहाँ पे हम लोग मल्टी वेरिएट विजुअलाइजेशन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स, उनके आपस उनके दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से ग्राफ्स बनाए जाते हैं, स्कैटर प्लॉट, मैट्रिक्स, बबल चार्ट और हीट मैप को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कैटर प्लॉट है जो कि रिलेशनशिप को शो कर रहा है पर्सन एज के दरमियान, ठीक है, उनकी इनकम और स्पेंडिंग हैबिट्स को। ठीक है, ये डिफरेंट अब आगे फैक्टर्स आ गए और इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको स्कैटर प्लॉट शो कर रहा है। फिर आता है हमारे पास इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, डाटा दैट द यूजर कैन एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो यूजर होता है उस डाटा को एक्सप्लोर करता है और उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है। लाइक वो अलाउ करता है फिल्टरिंग को। फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डैशबोर्ड है। ठीक है, अब वो क्या करे, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारे जो बिजनेस है वो कराची में भी है, ठीक है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ जो हमारे पास डाटा है, अभी हमारे पास पूरा डाटा आ रहा है, ठीक है, हर जितने हमारे सिटीज में बिजनेस रन हो रहे, हर बिजनेस मतलब कराची का भी डाटा आ रहा है हमारे पास, हमारे सामने शो हो रहा है, फैसलाबाद का भी शो हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ जो कराची है उसमें हमारे पास जनवरी मंथ की सेल्स आ जाए। ठीक है, तो हम लोग फिल्टर अप्लाई करेंगे और हमारे पास सिर्फ जनवरी की सेल्स आ जाएंगी। हम लोग जूम भी कर सकते हैं, डाटा को व्यू भी कर सकते हैं डिफरेंट परस्पेक्टिव से। ठीक है, अब इसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, डैशबोर्ड, ठीक है, फिल्टर्स या फिर क्लिकेबल चार्ट्स यूज हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल है एक सेल डैशबोर्ड है वेयर यूजर कैन फिल्टर सेल्स डाटा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बात की कि जनवरी की सिर्फ हमें सेल्स चाहिए, तो हम उसको फिल्टर करके हमारे पास सिर्फ जनवरी की जो है वो सेल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल विजुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, कोरिलेशन, एवरेजेस या वेरिएबिलिटी आ रही होती है, मतलब स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, या फिर हमें अपने डाटा की प्रोबेबिलिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है, तो वो डाटा आ रहा होता है। पर्पस क्या होता है कि जो हमारे पास लार्ज डाटा सेट है उसको हम लोग समराइज कर लें। ठीक है, उसकी हमारे पास उसकी क्विक ओवरव्यू आ जाए। ठीक हो गया, हम जल्दी से उस डाटा को अंडरस्टैंड कर लें। कॉमन ग्राफ इसके लिए हिस्टोग्राम है, ठीक है, बॉक्स प्लॉट है और स्कैटर प्लॉट है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है अ हिस्टोग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट मार्क्स इन एन एग्जाम। ठीक है, अब एक हिस्टोग्राम है जो कि स्टूडेंट के मार्क्स शो कर रहा है। ठीक है, एक मतलब ग्राफ की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन।
इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट डाटा होता है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में हमेशा नहीं होता। ठीक हो गया। अब वो जो कम्प्लेक्स डाटा होता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड डाटा सेट को, और उसके बाद उसके अंदर जो भी कनेक्शन या रिलेशनशिप है उसको शो कर लें। इसके लिए हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, ट्री मैप बनाते हैं, या फिर वर्ल्ड क्लाउड डायग्राम बनाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक फेसबुक है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं। अब एक फॉर एग्जाम्पल पर्सन है, उसका एक फ्रेंड है, फिर उस पर्सन का और कोई फ्रेंड होगा, आपस में इस तरह से कनेक्शन है। ये जो कनेक्शंस होते हैं ये इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन, इसके लिए हम लोग कौन से डायग्राम बना रहे होते हैं, नेटवर्क डायग्राम के, किस पर्सन का किसके साथ कनेक्शन, कौन किसका फ्रेंड है। ठीक हो गया। नेटवर्क डायग्राम शोइंग फ्रेंडशिप बिटवीन पीपल ऑन सोशल मीडिया। ओके, यहाँ पे इसकी टाइप्स कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, अगर हम लोग इसका समरी देखें, अब जो क्वांटिटेटिव था उसमें हम लोग नंबर्स की फॉर्म में डाटा को शो कर रहे होते हैं, कैटेगोरिकल में कैटेगरीज आ जाती हैं, टेम्पोरल में टाइम आ जाता है, ठीक है, जिसमें टाइम के साथ साथ कैसे कैसे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, स्पेशल में लोकेशन आती है, ठीक है, मल्टीवेरिएट में डिफरेंट वेरिएबल्स आते हैं, इनका हम लोग आपस में रिलेशनशिप देखते हैं, इंटरेक्टिव में यूजर जो है वो डाटा के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, स्टैटिस्टिकल में स्टैट्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स डाटा होता है, ठीक है, और वो जरूरी नहीं कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, और उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उस लार्ज डाटा सेट को। ये सारी टाइप्स थी। इंशाल्लाह हम लोग कल वाले लेक्चर में यूजेस ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई? ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।